सो एमरेल्ड फाइनेंस का Q4 का कॉन कॉल आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, फंक्शन वगैरह है, तो इतना टाइम अभी नहीं था इस वीक के अंदर। आज आई थॉट कि एटलीस्ट हम एमरेल्ड फाइनेंस का कॉन कॉल डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक से जैसा हमारा नॉर्मल रहता है कि डेली हम एटलीस्ट एक कंपनी को कवर करते हैं, वो हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। सो एमरेल्ड का Q4 का रिजल्ट हमने कवर किया था, स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, जैसा इनकी मैनेजमेंट का गाइडेंस है, कंपनी कंसिस्टेंटली वैसे एग्जीक्यूट कर रही है। अभी कॉन कॉल में हम देखते हैं कि मैनेजमेंट आने वाले क्वार्टर्स के लिए एंड जो FY26 है उसके लिए ओवरऑल कैसा गाइडेंस है कंपनी का। सो मैनेजमेंट का कहना है कि पूरा FY25 अगर आप देखो, जो EWA प्रोडक्ट इन्होंने नया लॉन्च किया है, अर्ली वेज एक्सेस, बहुत अच्छा उसका उसका स्केल अप किया है अभी तक कंपनी ने। 62 कॉर्पोरेट्स को इन्होंने ऑन बोर्ड किया है FY25 के अंदर। एंड टोटल डिसबर्समेंट का इनका टारगेट था मार्च में 2 करोड़ का, जिसको इन्होंने ओवर अचीव किया, 3 करोड़ का टोटल डिसबर्समेंट किया। तो गाइडेंस को एक तरीके से वहां पे इन्होंने सरपास किया है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, ये जो FY26 चल रहा है, इसके लिए मैनेजमेंट का टारगेट है कि हम 250 कॉर्पोरेट्स तक हम टोटल पहुंच जाएंगे। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में 60 कॉर्पोरेट्स हुए, 62 कॉर्पोरेट्स हुए, FY26 में 250 कॉर्पोरेट्स तक पहुंचेगी। यानी अगर आप ग्रोथ वाइज देखो तो ऑलमोस्ट 4 टाइम ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है FY26 के लिए। और इसके लिए इन्होंने पहले के कॉन कॉल्स में ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो सेल्स मार्केटिंग की टीम हमको हायर करनी थी वो हमने कर रखी है, प्लस जो आपके कंसल्टेंट्स होते हैं, जॉब कंसल्टेंट्स होते हैं, उनके साथ में भी इन्होंने एक नेटवर्क डेवलप किया है जो इनको कॉर्पोरेट्स के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें कंपनी ने कर रखी है, इसीलिए ये कॉन्फिडेंट है कि FY26 में इसको अच्छे से स्केल अप किया जा सकता है। बाकी प्रॉफिट वगैरह तो ऑफकोर्स मोर देन 100% कंपनी का हर एक क्वार्टर के अंदर आया है। एनपीए कंपनी का बिल्कुल जीरो रहा है FY25 के अंदर। अब जो इनका EWA प्रोडक्ट है उसमें तो वैसे भी एनपीए के चांस बहुत कम होते हैं, बट वैसे भी क्योंकि FY25 में स्टार्ट हुआ है तो अभी इतना बुक मैच्योर हुआ नहीं है कि एनपीए का इसमें हम एनालाइज करें। जो इनका दूसरा बिजनेस है, जो बिजनेस लोन देती है कंपनी एसएमईज वगैरह को, उसमें भी कंपनी का जीरो एनपीए रहा है। लास्ट 3 इयर्स का अगर आप इनका एनपीए का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो 0.5% है, यानी कि एनपीए लास्ट 3-4 इयर्स में भी काफी स्टेबल है कंपनी के। और इस साल में तो जीरो एनपीए आया कंपनी का। इनका रेवेन्यू मिक्स अगर हम देखें तो 48% जो कंपनी का रेवेन्यू आता है वो इंटरेस्ट इनकम से आता है। इंटरेस्ट इनकम कहां से आता है? जो ये लोन देते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है इनको, एसएमईज वगैरह को बिजनेस लोन जो देती है कंपनी, वो हो गया इनका इंटरेस्ट इनकम। जो बाकी का 52% है वो कंपनी का फी और कमीशन इनकम आता है। अब फी और कमीशन इनकम, या फिर सिंपली अगर हम उसको फी इनकम बोले, उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है इनका डीएसए वाला बिजनेस, जो ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है। सो इंडिया में टॉप 40 लैंडर्स के लिए एमरेल्ड फाइनेंस जो है वो उनके लोन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, जिसमें एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, बहुत सारे बड़े बड़े एनबीएफसीज भी हैं। तो वहां से इनको लोन डिसबर्समेंट के ऊपर कमीशन इनकम मिलता है, या फी इनकम उसको हम बोले। दूसरा फी इनकम आता है कंपनी का जब ये खुद से बिजनेस लोन देते हैं एसएमईज वगैरह को, तो वहां से फी इनकम आता है, प्रोसेसिंग फी जो चार्ज करती है कंपनी। एंड तीसरा फी इनकम इनका आता है ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट से, क्योंकि ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट में आप इंटरेस्ट तो चार्ज करते नहीं हो, जो भी आपका इनकम है वो प्रोसेसिंग फी से आता है। सो ये 3 कंपोनेंट है इनके फी इनकम के। इससे 52% रेवेन्यू आता है, और जो 48% है वो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम से आता है। देन अभी जैसा हमने रिजल्ट में भी डिस्कस किया था कि कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है। तो इन्होंने बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है बाया पीटीई लिमिटेड सिंगापुर। ये कंपनी आई थिंक 2021 या 22 में स्टार्ट हुई थी, और ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, B2B प्लेटफॉर्म है, जहां पे ये जो आपके एसएमईज होते हैं या छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं उनको इनवॉइस डिस्काउंटिंग देती है, इनवॉइस मैनेजमेंट का काम है इनका। सो इनके साथ में इन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है। कंपनी कह रही है कि जिस सेट ऑफ कस्टमर्स को हम टारगेट करते हैं, मतलब जिन एम्प्लॉयर्स के साथ में हमारा पार्टनरशिप है, उनको देखते हुए ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है, ये पार्टनरशिप काफी अच्छा हमारे लिए जा सकता है। बिकॉज ये सारी कंपनीज, ये सारे जो एसएमईज हैं जिनके एम्प्लॉयज को हम ये ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट देते हैं, ये सारे एम्प्लॉयर्स जो हैं ये सप्लायर्स हैं। जैसे आपके दिल्ली वेरी जैसी कंपनी हो गई, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, हल्दीराम हो गया, पीवीआर हो गया, आपका पीवीआर सिनेमा वाला, क्रॉम्पटन ग्रीव्स हो गया, इन सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के ये सप्लायर्स हैं। तो ऑफ कोर्स ये तो नॉर्मल है कि जब भी कोई छोटा प्लेयर बड़े प्लेयर से डील करता है तो पेमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, थोड़ा सा डिले रहता है, बिकॉज बार्गेनिंग पावर बड़े प्लेयर के हाथ में है। तो यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए कंपनी ने ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है कि उन्हीं के एम्प्लॉयज को हम ऑलरेडी अपना ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट दे रहे हैं, सो उन्हीं के एम्प्लॉयर को हम ये वाला प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं, जिससे एक अच्छा सिनर्जी डेवलप होगा।
देन एनबीएफसी पूरे सेक्टर के लिए ऑफ कोर्स कंपनी काफी काफी ऑप्टिमिस्टिक है। इनका कहना है FY26 में भी अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इस पूरी इंडस्ट्री में। एंड 2030 तक तो ये जो हमारा डिजिटल लेंडिंग वाला जो प्रोडक्ट है ये 60% कंट्रीब्यूट करने का ऐसा एक्सपेक्टेशन है पूरे फिनटेक इंडस्ट्री के अंदर। सो ये सारे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स वगैरह हैं। देन कंपनी का EWA जो प्रोडक्ट है इनका, उसमें एनपीए का रिस्क जो है वो किसके ऊपर होता है? एम्प्लॉयर के ऊपर होता है या एम्प्लॉय के ऊपर होता है? मैनेजमेंट का कहना है ये बिल्कुल एम्प्लॉय के ऊपर होता है, बिकॉज लोन वही ले रहा है, लोन या फिर आप सैलरी एक तरीके से वो एडवांस में ले रहा है जो भी हम बोले, लेकिन वो एम्प्लॉय ले रहा है। तो अगर कल को डिफॉल्ट करता है तो एनपीए जो डिक्लेयर किया जाएगा वो एम्प्लॉय को डिक्लेयर किया जाएगा। बट उसके चांसेस ऑफ कोर्स कम होते हैं, बिकॉज डायरेक्टली वहां से डिडक्शन वाला मॉडल है, यानी कि नेक्स्ट जो सैलरी आएगा एम्प्लॉय का उसमें से एम्प्लॉयर हमको ऑटोमेटिकली डिडक्ट करके दे देगा, तो उसमें एनपीए का रिस्क जो है वो काफी कम हो जाता है। देन कंपनी का कहना है, जो हमने क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस किया है ऑलरेडी, कि क्यों कल को बैंक जैसे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो उनसे बहुत बड़ा रिस्क क्यों नहीं है एमरेल्ड फाइनेंस जैसे इस प्रोडक्ट के अंदर, ईडब्ल्यूए वाले प्रोडक्ट के अंदर? बिकॉज बैंक्स के पास में बहुत सारे कस्टमर्स का सैलरी अकाउंट होता है, तो उनके पास में डेटा है, उनके पास में कैपिटल है, वो बहुत आराम से प्ले कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं CWA प्रोडक्ट के अंदर। इसमें मैनेजमेंट ने पहले भी बोला है, सेम वो चीज कह रहे हैं कि बैंक के पास में अपॉर्चुनिटी तो है, उनके पास डेटा है, सैलरी अकाउंट्स है, वो टर्म लोन दे सकते हैं, पर्सनल लोन दे सकते हैं, बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आरबीआई के कंप्लायंस के अकॉर्डिंग बैंक्स को अलाउ नहीं है कि वो 0 इंटरेस्ट रेट पे लोन ऑफर करे। वो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट दे ही नहीं सकता जहां पे वो सेविंग अकाउंट, उसने हमारा आपका जो सेविंग अकाउंट में पैसा जाता है उस फंड को वो यूज करके 0 इंटरेस्ट प्रोडक्ट पे कोई भी लोन ऑफर करे किसी भी क्लाइंट को, क्योंकि ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट जो है वो आपका टोटली प्रोसेसिंग फी से डिराइव होता है। इसीलिए बैंक से हमको कोई बहुत बड़ा कंपटीशन लगता नहीं है, बिकॉज कंप्लायंस के वजह से वो इसमें एंटर नहीं कर सकते। दूसरा, जो आपके पीएसयूज होते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा इंडिया में आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, कासा जिसको हम बोलते हैं, वो उनके पास अवेलेबल है, तो उनको ऑलरेडी गवर्नमेंट्स की जो इतनी अलग अलग स्कीम्स चलती है, सब्सिडी स्कीम्स चलती है, उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो पीएसयू फंड्स के लिए, सॉरी पीएसयू बैंक्स के लिए वैसे भी वाइबल नहीं है कि वो इस तरीके के सेगमेंट में एंटर करे। तीसरा एक और रीजन ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट, ये एक तो बहुत स्मॉल टिकट साइज लोन है, और लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी का कॉस्ट काफी ज्यादा है, तो अगेन बैंक्स के लिए ये हाई ओपेक्स मॉडल हो जाएगा। तो ये 3-4 रीजन है जिसकी वजह से इतना ज्यादा कंपटीशन हमको लगता नहीं है बैंक्स की तरफ से। देन FY26 में कंपनी कह रही है कोई स्पेसिफिक हमने नंबर प्लान नहीं किया कि इतना नंबर हमको का इन्वेस्टमेंट करना है हमको, ये इसको ओपेक्स बोलते हैं हम इनके बिजनेस मॉडल के अंदर। बट मैनेजमेंट कह रही है कि ऑफ कोर्स सेल्स मार्केटिंग टीम हमारी रेडी है, हमारे जो कंसल्टेंट्स है वो रेडी है, तो जो हमारा टारगेट है 250 कॉर्पोरेट्स का, उसके लिए बिल्कुल हम कॉन्फिडेंट है कि उसको हम अचीव कर लेंगे। देन इनका एमरेल्ड फाइनेंस जो है वो कैसे डिफरेंट है अपने कॉम्पिटिटर से? सो इनका कहना है कि हमारे जो इंडिया में 3-4 बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनके पास पूरा सप्लाई चेन अवेलेबल नहीं है। अगर वो टेक्नोलॉजी उनके पास है, तो उनको लोन के लिए टाई अप करना पड़ता है किसी एनबीएफसी के साथ में, या फिर कोई भी जो लोन सर्विस प्रोवाइडर हो उसके साथ में। हमारे केस में क्या है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कस्टमर को सोर्सिंग करने से लेकर के उसको लोन डिसबर्स करने तक, टेक्नोलॉजी तक, ये सारी चीजें हमारे हैंड में है, हमारे हैंड में, हमारे कंट्रोल में है, तो हम इसको बहुत अच्छे से प्ले आउट कर सकते हैं। दूसरा बड़ा डिफरेंट है, दूसरा बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है हमारे पास कि एमरेल्ड फाइनेंस अपने कस्टमर्स को पूरा बुके ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर कर सकता है, क्योंकि इनकी जो सब्सिडी है डीएसए वाला, उसमें कंपनी हर तरीके का लोन ऑफर करती है, कार लोन हो, होम लोन हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, पर्सनल लोन है, हर एक तरीके का लोन ऑफर करती है। तो कंपनी कह रही है कि इसकी वजह से अगर कल को कोई हमारा ईडब्ल्यूए कस्टमर कोई भी और प्रोडक्ट उसको चाहिए तो हम ऑफर कर सकते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर नहीं कर सकते। एमरेल्ड फाइनेंस जो है वो 1995-96 से डीएसए वाला बिजनेस कर रहा है, तो इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और इंडिया के सारे टॉप लैंडर्स के साथ में इनका टाई अप है। तो सोर्स ऑफ फंडिंग इनके लिए बहुत इजी हो जाता है, उसका एक्सेस बहुत ज्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू कॉम्पिटिटर्स। तो कंपनी कह रही है ये हमारा मेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। देन जो इन्होंने नया
सेगमेंट में एंटर किया है, बिल डिस्काउंटिंग वगैरह, उसमें क्या कंपनी ने क्यों एंटर किया? तो मेन इनका पर्पस है कि एक अच्छी सिनर्जी डेवलप करनी है हमको। अभी तक हम सिर्फ एम्प्लॉयज को टारगेट करते थे, इस प्रोडक्ट की वजह से हम जो है उनके एम्प्लॉयर्स को भी टारगेट कर पाएंगे, उनके लिए भी एक नया प्रोडक्ट लेकर के आ पाएंगे। बिकॉज हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि जितने हमारे ये एम्प्लॉयर्स के साथ में जो पार्टनरशिप है, उनको उनको इस तरीके की प्रोडक्ट की नीड है, इस तरीके की प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। और प्लस सबसे बड़ा इससे एडवांटेज क्या होगा कि हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि हमको जो एक बार एम्प्लॉयर को एक्वायर करना पड़ता है, उसके लिए जो भी हमारा कॉस्ट लगता है, सेल्स टीम का कॉस्ट लगता है, जो भी एफर्ट लगता है, वो वन टाइम लगेगा। तो उसमें जितना ज्यादा हम मल्टीपल रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लो होता जाएगा, आरओई का नंबर बढ़ता जाएगा, मार्जिन बढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। सेम जो बजाज फाइनेंस ने किया, उस तरीके का अप्रोच है कंपनी का। सो कंपनी कह रही है कि इसीलिए हमने ये बिल डिस्काउंटिंग वाले प्रोडक्ट के अंदर एंटर किया है। देन इनका ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट में अगर हम एम्प्लॉय का एंगेजमेंट रेट देखें तो 10 to 12% है, यानी कि एक जो एम्प्लॉयर इनका इनका पार्टनर है, उसमें ऑलमोस्ट 10 से 12% जो उसके एम्प्लॉयज हैं वो इनके प्रोडक्ट को एक्सेस करते हैं। तो ये नंबर इतना ज्यादा नहीं है अभी, लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि रिपीट कस्टमर्स इनके 80 से 85% है। यानी एक बार जो एम्प्लॉय इनका ये ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट एक्सेस करता है, उसके बाद वो दोबारा कंटिन्यू उस प्रोडक्ट को यूज करता है। तो रिपीट कस्टमर काफी अच्छा है, और इसी की वजह से मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है कि आगे चल के हम उनको अपने जो डीएसए वाले प्रोडक्ट्स हैं, होम लोन वगैरह, वो सब क्रॉस सेल कर सकते हैं, अपसेल कर सकते हैं। देन इनका टोटल करंट बुक अगर हम देखें तो 80 करोड़ का बुक का साइज है इनका, जिसमें से 77 करोड़ बिजनेस लोन है, एसएमई लोन जो ये देते हैं, और 3 करोड़ के आसपास का ईडब्ल्यूए वाला प्रोडक्ट है। देन इनका बाकी इन्होंने फंड रेजिंग वगैरह किया था इस क्वार्टर में, सो वो पूरा फंड रेजिंग कंप्लीट हो चुका है कंपनी का। अभी काफी सारे और कॉर्पोरेट्स के साथ में इनका टाई अप चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, जो नाम इन्होंने अभी रिवील नहीं किया, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी कह रही है कि कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स भी हैं जिनको हम ऑनबोर्ड कर सकते हैं, उनके साथ में अभी डिस्कशन चल रहा है। देन इसके बाद ये रिस्क कंपनी क्यों ले रही है? बिकॉज ये जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग वाला जो बिजनेस है, काफी सारे छोटे एनबीएफसी इसके अंदर हैं, लेकिन उनका रिस्क ज्यादा है। उनको एनपीए का प्रॉब्लम देखा गया है उस प्रोडक्ट के अंदर। उसके बाद भी ये क्यों इसमें एंटर कर रहे हैं? बिकॉज आप छोटे छोटे एसएमईज के साथ में डील कर रहे हो। तो कंपनी कह रही है कि ये जो आपने मार्केट में देखा है प्लेन वनीला इनवॉइस डिस्काउंटिंग, वैसा प्रोडक्ट नहीं है। हम इसमें जो पार्टनरशिप कर रहे हैं बायर पीटी लिमिटेड के साथ में कर रहे हैं, जो जो टेक्नोलॉजी का यूज करके काफी अच्छे से रिस्क को असेस करता है। प्लस हम उन्हीं एसएमईज को लोन देंगे जिनको हम ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। तो ऐसे हम मार्केट में जाके ओपनली सबको नहीं ऑफर करेंगे, सिर्फ उन्हीं को देंगे जो हमारा ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट यूज कर रहा है। अब जो हमारा ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उसका ओवरऑल हमारे पास एक्सेस आ जाता है कि उसका एम्प्लॉय का बेस कितना है, वो एम्प्लॉय उसके एम्प्लॉय का टिकट साइज कितना है, मतलब सैलरी के टर्म्स में टिकट साइज कितना है। तो उससे हमको बेसिक आइडिया हो जाता है कि इसकी नेटवर्थ या इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी स्ट्रांग है। प्लस हम उन्हीं को लोन डिसबर्स करेंगे जिनका लास्ट 6 मंथ्स का 1 ईयर का जो है वो पेमेंट का हिस्ट्री कंसिस्टेंट है। यानी अगर इनके किसी कस्टमर ने पीवीआर को कुछ सप्लाई किया है, तो पीवीआर का जो इनको पेमेंट टर्म है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए लास्ट 6 मंथ्स में, 1 ईयर में। ये सारी चीजें ट्रैक करने के बाद, डिजिटली ट्रैक करने के बाद कंपनी उनको डिसबर्स करेगी। तो इनका कहना है रिस्क वाला पार्ट हमने इसमें काफी अच्छे से मतलब मेक श्योर स्ट्रांग रखा हुआ है। और उसके साथ में जो आपका आरबीआई का है एफएलडीजी, फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी, वो वाला चीज भी होगा। यानी पहला जो गारंटी है वो जो बायर पीटी लिमिटेड है उसके ऊपर आएगा, उसके बाद कंपनी के मतलब इनके ऊपर वो लाइबिलिटी पड़ेगी एमरेल्ड फाइनेंस के ऊपर। और जो बाया पीटी लिमिटेड है वो इनको कलेक्शन में भी हेल्प करेगा। तो कंपनी कह रही है ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हमने रिस्क वाले पार्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, उसके बाद हम एंटर कर रहे हैं। ऐसे ओपनली सबको हम ये ऑफर नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हीं के साथ में डील करेंगे जो हमारे पास में ऑलरेडी ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, फाइनेंशियली जो स्ट्रांग है, लास्ट 6 मंथ्स में पेमेंट हिस्ट्री काफी अच्छी है उनके सप्लायर बायर्स की तरफ से, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, और उसके बाद हम जाके ये लोन डिसबर्स करेंगे। सो ये सारा इनका इसमें स्ट्रैटेजी रहने वाला है। देन गोल्ड लोन वगैरह के जो रूल्स चेंज हुए थे, कंपनी का कहना है कि उसमें हमें कोई अभी डिसबर्समेंट में कोई प्रॉब्लम आ नहीं रहा है। इनफैक्ट हमने एचडीएफसी के साथ में, आईसीआईसीआई के साथ भी अभी टाई अप कर लिया है, तो हमारा इसमें अच्छा ग्रोथ चल रहा है।
इंटरेस्ट इसमें कितना आएगा, इनकम कितना आएगा, तो कंपनी का कहना है कि इसमें 17% का इनवॉइस डिस्काउंटिंग में 17% का इनका मार्जिन रहेगा और प्रोसेसिंग फी जितना भी होगा उसका 50% इनको मिलेगा। तो लेट्स सपोज अगर 18-19% उसमें लैंडिंग रेट होता है तो 17% जो है वो एमरेल को मिलेगा और जो प्रोसेसिंग फी है उसका 50% मिलेगा। तो इनकम इसमें इनका अच्छा होने वाला है बिकॉज सोर्सिंग का काम ही यही कर रहे हैं, कस्टमर को लेकर के यही आ रहे हैं। और अगेन वही रिस्क वाला पार्ट तो इन्होंने स्ट्रॉन्ग रखा ही है। देन अभी बड़े कॉर्पोरेट्स में जो इंडीड सर्विसेज है, आपका जो जॉब पोर्टल है एक नौकरी.com की तरह, उनको इन्होंने रिसेंटली ऑनबोर्ड किया है। प्लस कंपनी कह रही है कि मुंबई में एक और बड़ा प्लेयर है जिसको हम बहुत जल्दी ऑनबोर्ड करने वाले हैं आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। जो बड़े प्लेयर्स हैं एमएनसीज हैं उनको एक्टिवली कंपनी टारगेट नहीं करती है बिकॉज इनका कहना है जैसे टाटा स्टील हो गया या ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, उनमें इस प्रोडक्ट के अप्रूवल के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसमें मल्टीपल लेयर्स हैं, बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स हैं। तो कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है जो इसका डिसीजन लेगा कि इस प्रोडक्ट को हाँ बोलना है या ना बोलना है। उसमें आपको मल्टीपल लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू जाना पड़ता है, तो काफी टाइम टेकिंग है वो। लेकिन जो एसएमईज वगैरह हैं वो हमारे लिए काफी सुटेबल मार्केट है। उसमें एक तो हमको मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल करने का भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, दूसरा डिसीजन मेकिंग भी वहां पे थोड़ी सी फास्ट होती है। तो इस वजह से हम जो मेन टारगेट कर रहे हैं वो एसएमईज को कर रहे हैं, वो हमारा स्वीट स्पॉट है। देन कुछ टाइम पहले इन्होंने बताया था कि एक अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन ये लेकर के आ रहे हैं, तो फिलहाल इन्होंने उस वाले प्रोडक्ट को अभी डिले कर दिया है। कंपनी का कहना है कि इनवॉइस डिस्काउंटिंग आ गया तो हमने इस पे काम करना अभी स्टार्ट किया है। और अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन अगर हमारे किसी कस्टमर को चाहिए होगा उसके लिए हमारा डीएसए वाला बिजनेस है shubbank.com, उसमें हम पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, होम लोन, ये सारे लोन ऑफर करते हैं। तो वहां से हम उसको क्रॉस सेल कर सकते हैं, कोई बिजनेस लॉस अभी नहीं हो रहा है। इस पे हम काम जरूर कर रहे हैं, मे बी आने वाले क्वार्टर्स में हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। देन नेक्स्ट 3-5 ईयर्स में ये किस तरीके से देख रहे हैं अपने बिजनेस को, बिकॉज इनिशियली मेरा ऐसा एंटिसिपेशन था कि ये ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट के ऊपर ही पूरा बेट करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट जो है वो हमारे लिए एक एक्विजिशन टूल है। लाइक बजाज फाइनेंस के लिए जो जीरो इंटरेस्ट रेट वाला जो लोन वो ऑफर करते थे वो उनके लिए एक कस्टमर एक्विजिशन टूल था। उसके बाद वो उसी सेम कस्टमर से अलग अलग तरीके के लोन ऑफर करते थे, अलग अलग फाइनेंसिंग करते थे, उनको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सेल करते थे और वहीं से बजाज फाइनेंस का पूरा बिजनेस ग्रो किया। सेम ये कंपनी भी कह रही है कि ईडब्ल्यूए जो है वो एक हमारी यूनिक प्रोपोजिशन रखता है मार्केट में। मार्केट में इंडिया में आज बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, हम उनमें से स्टार्टर्स हैं जिन्होंने ये स्टार्ट किया है एंड इससे हम कस्टमर को एक्वायर करेंगे। दूसरा, ये एक तरीके से अगर आप देखो तो कस्टमर को हम फॉर्मल लैंडिंग के अंदर भी लेकर के आ रहे हैं, बिकॉज मोस्टली वो जो कस्टमर्स हैं उनका क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, उनका क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होता है, कोई सिबिल स्कोर नहीं होता है, तो उनको लोन मिलना भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। वो सेट ऑफ कस्टमर जब हमारे पास आता है तो फॉर्मल लैंडिंग का पार्ट बनता है, उसका एक सिबिल स्कोर बनता है, क्रेडिट हिस्ट्री बनती है, जिसके बेसिस पे उसको ट्रैक करते हुए नेक्स्ट 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर के बाद जाके हम उसको बाकी प्रोडक्ट्स भी क्रॉस सेल कर सकते हैं जो हमारे डीएसए वाले बिजनेस में है। तो ये सिर्फ हमारे लिए एक कस्टमर एक्विजिशन टूल है जिससे हम हमारा जो पूरा बुके ऑफ सर्विसेज हैं कल को जाके उस कस्टमर को, एम्प्लॉय को ऑफर कर सकते हैं। और ये जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग है ये इसलिए लाना जरूरी था बिकॉज आप वो जो पूरा सर्कल जो प्ले कर रहे हो उसमें एम्प्लॉयर आपके लिए अभी तक सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज हो रहा है, उसको आप अभी तक कोई सर्विस नहीं ऑफर कर रहे हो। तो कंपनी ने उनको ये सर्विस ऑफर करने के लिए ये इनवॉइस डिस्काउंटिंग वाला लॉन्च किया है। देन बीएससी पे अभी स्टॉक इनका लिस्टिंग नहीं है, उसके लिए एलिजिबिलिटी होती है कि आपका 75 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए कंसिस्टेंटली 3 ईयर्स तक। इस साल हुआ है कंपनी का, तो उनका कहना है कि पॉसिबल है कि FY27 के बाद ही हम बीएससी पे लिस्ट हो पाएंगे। देन बाकी इनका वही इन्होंने रीजन बताया अपना कि हमने स्टार्ट जो है वो डीएसए वाले बिजनेस से किया था और अभी भी अगर आप देखोगे तो मेन हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमने अपने बिजनेस शिफ्ट कर लिया ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट की तरफ। ईडब्ल्यूए अगेन वही कस्टमर एक्विजिशन टूल है और ये बिजनेस को आगे और स्केल अप करने में हमको हेल्प कर रहा है। लास्टली अगर हम देखें तो गाइडेंस वगैरह इन्होंने सेम रखा है कि जो पहले के कॉन कॉल्स में हमने बोला था प्रॉफिट का नंबर 8 to 10 टाइम नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर, उस गाइडेंस को कंपनी ने सेम रखा है। टॉप लाइन के अंदर भी ग्रोथ कंपनी कह रही है कि हम सेम तरीके का एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो अभी चल रहा है लास्ट 2-3 क्वार्टर से, मतलब 55-60% के आसपास का टॉप लाइन में ग्रोथ और बॉटम लाइन में मोर देन 100% का ग्रोथ। कंपनी का कहना है कि ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट आपका वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बहुत पॉपुलर हुआ है, बहुत अच्छा बड़ा प्रोडक्ट चला है। सेम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट से भी कि वैसा हमको यहाँ पे भी सक्सेस देखने को मिलेगा। जीरो डेलिक्वेंसी है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अभी तक हमारा, और वो जो पूरा सप्लाई चेन हम मेंटेन करते हैं कस्टमर सोर्सिंग से लेकर के लोन डिसबर्समेंट तक, ये हमारा एक मेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इसके अंदर। प्लस कंपनी कह रही है कि अगर हमारा आप डेट टू इक्विटी भी देखोगे बहुत लो है, 75 करोड़ का कंपनी का टोटल इक्विटी है
और डेट अगर आप देखोगे तो आई थिंक 12-13 करोड़ के आसपास है। तो लेवरेज इंक्रीज करने का इनके पास चांस है। तो लेवरेज अभी ये खुद बोल रही है मैनेजमेंट कि आने वाले क्वार्टर्स में हमारा लेवरेज बढ़ेगा। लेवरेज बढ़ेगा तो उसका मतलब आपका आरओई का नंबर भी और इंप्रूव होगा। अभी आई थिंक 10-11% का आरओई है। तो जैसे जैसे आरओई बढ़ना शुरू होगा उससे भी चांस बढ़ जाता है कि स्टॉक का री रेटिंग हो सकता है अगर बाकी सारे पैरामीटर्स कंपनी के अच्छे रहें। बाकी आई मीन इन्होंने वही गाइडेंस सेम रखा है, 250 कॉर्पोरेट्स को ऑन बोर्ड करना है। एंड बजाज फाइनेंस जैसा जो मॉडल है उसको एक तरीके से कंपनी रेप्लिकेट कर रही है अपने ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट के तरीके से। सो ये पूरा कॉन कॉल था एमरेल फाइनेंस का। ओवरऑल अगर आप समझो तो बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है। जो गाइडेंस है उसको तो एग्जीक्यूट कर ही रहे हैं, प्लस नए नए प्रोडक्ट्स के अंदर भी एंटर करती जा रही है। गाइडेंस अभी भी मेंटेन रखा है इन्होंने। बट यस, एक चीज यहाँ पे हमको समझना जरूरी है कि ये जो कंपनी है काफी छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, 200-300 करोड़ का मार्केट कैप है। और आई मीन अभी ये उस स्टेज के अंदर है जहां पे ये नई नई चीजें ट्राई करते हैं। जो एक बिजनेस होता है ना, एक ऐसा फेस होता है, ट्राई एंड टेस्टेड वाला मॉडल होता है। तो एक दो प्रोडक्ट तो इनके बहुत अच्छे चल रहे हैं। जो इनका डीएसए का बिजनेस है, जो इनका एनबीएफसी का बिजनेस है, बहुत एक्सपीरियंस है उसके अंदर इनको, तो वो चीज तो अच्छा चल रहा है। ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट इन्होंने नया लॉन्च किया है, लेकिन इसके साथ में मैनेजमेंट ट्राई कर रहा है कि क्या हम और चीजें ऐड कर सकते हैं जिससे एक अच्छी सिनर्जी डेवलप हो। जैसे इन्होंने लास्ट क्वार्टर में बताया कि हम अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन के अंदर एंटर कर रहे हैं, बट उसके बाद इनको रियलाइज हुआ कि वो ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये जो सेट ऑफ कस्टमर है हमारे एम्प्लॉयज वगैरह, इनको हम अभी ईडब्ल्यूए प्रोडक्ट तो दे रहे हैं, इसमें रिस्क कम है एनपीए का, लेकिन अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन में रिस्क ज्यादा बढ़ सकता है। स्पेशली जैसा अभी क्रेडिट एनवायरनमेंट चल रहा है, ऑलरेडी हम देख रहे हैं माइक्रो फाइनेंस में कितना पेन गया है लास्ट 1.5 ईयर से। तो उसको देखते हुए मैनेजमेंट ने उस प्रोडक्ट को डेलिबरेटली थोड़ा सा डिले कर दिया एंड इन्होंने ये इनवॉइस डिस्काउंटिंग वाला लॉन्च किया है। इनफैक्ट इसी कॉन कॉल में इन्होंने ये भी बताया कि मार्च में हमारे पास अपॉर्चुनिटी था कि हम 4.5 करोड़ तक लोन डिसबर्स कर सकते थे, बट हमने खुद से उसको रेसिस्ट किया, मतलब 3 करोड़ के आसपास ही रखा। बिकॉज हमको ये भी मेक श्योर करना है कि ग्रोथ तो करना है, लेकिन उसका प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, उसका पाथ जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। सिर्फ नंबर हिट करने के लिए हम ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाना चाहते। तो ये थोड़ी सी सेंसिबिलिटी भी लगती है मैनेजमेंट के अंदर। तो आई मीन अभी ये बिजनेस उस स्टेज में है जहां पे ये नई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं, और ये चीज अच्छी भी है। बिकॉज जब भी आपकी ऐसी सिनर्जी डेवलप होगी तभी आप उसको बड़े लेवल पे स्केल अप कर सकते हो। तो थोड़ा ट्राई करोगे, कुछ चीजें आपकी फेल होंगी, लेकिन इसमें रिस्क ये है कि कल को चल के जैसे अभी ये नया इनवॉइस डिस्काउंटिंग लेकर के आ रहे हैं, अगर ये इनके लिए सक्सीड नहीं करता है या कोई और ऐसी चीज लेके आती है कंपनी जहां पे इनका कुछ एनपीए का प्रॉब्लम आता है, वहां पे एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। हालांकि अगर आप इनका एग्जीक्यूशन देखोगे बहुत कंसिस्टेंट है, पिछले कुछ क्वार्टर से गाइडेंस के अकॉर्डिंग इन्होंने एग्जीक्यूट किया है। यहां से री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छा है। तो ऑफकोर्स आई मीन मैं पर्सनली ऐसी री रेटिंग अपॉर्चुनिटी तो मिस नहीं कर सकता, लेकिन ये जो अनसर्टेनिटी का लेवल है थोड़ा सा, कुछ जो कंपनी नई चीजें भी ट्राई कर रही है, कुछ एक फिक्स मॉडल नहीं बना है, उसको देख करके मैं इतना बड़ा आई मीन बहुत एक्सट्रीम बुलिश भी नहीं हो सकता कि ऐसे बिजनेस में मैं अपना पूरा टॉप एलोकेशन कर दूं इसके अंदर। आई मीन जैसे हम V2 रिटेल को डिस्कस करते हैं, या पीएन गाडगिल को डिस्कस करते हैं, कल्याण को डिस्कस करते हैं, स्काई गोल्ड को डिस्कस करते हैं, उनका एक बेसिक बिजनेस मॉडल बन चुका है। आज के टाइम पे उस बिजनेस का मेन काम है कि उनको उसी चीज को स्केल अप करना है बड़े लेवल पे। पीएन गाडगिल को जो भी उनके 50-70 स्टोर है उनको 200-300 लेके जाना है। V2 रिटेल को 200 स्टोर्स को 1000 लेके जाना है। स्काई गोल्ड को जो अभी क्लाइंट्स हैं उनको उनसे और ज्यादा रेवेन्यू गेन करना है। उनका उनका काम मेन ये है, उसको स्केल अप करने का। लेकिन इनका अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट अभी ये न्यू फाइंड आउट कर रहे हैं कि कहां से हम सिनर्जी अच्छे तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं। अच्छी चीज ये है कि उस प्रोसेस में कंपनी अपने नंबर्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही। ग्रोथ कंसिस्टेंट है, मार्जिन कंसिस्टेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट है, ये चीज अच्छी है। एंड यही एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है री रेटिंग का, जो उनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है। बट वो जो अनसर्टेनिटी का रिस्क है उसको देखते हुए ऑफकोर्स मैं पर्सनली कंफर्टेबल नहीं होगा कि मैं ऐसे बिजनेस में बहुत टॉप एलोकेशन डालूं। ट्रैक करते रहना एंड इनके एग्जीक्यूशन के ऊपर और अपना बेट करते रहना, वो ज्यादा बेटर अप्रोच रखता है। लेकिन बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है एंड अगर ये परफॉर्मेंस इनका कंसिस्टेंट रहता है तो री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी है। 35-36 का इनका करंट पी है, फॉरवर्ड पी आप देखोगे तो अराउंड 29-30 के आसपास का है। सो री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी है। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, आपके जो डाउट्स है ऑफकोर्स शेयर करते रहिए। एंड आई मीन नेक्स्ट वीक से बाकी हम कंसिस्टेंटली जो हमारे पेंडिंग कॉन कॉल्स हैं, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज होगी, उनको हम ट्रैक करना, डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।